साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी गूंगी गवाही। साठोत्तरी पीढ़ी के लेखिकाओं के बाद जो नाम उभरे नासिरा शर्मा जी उनमें अलग से पहचानी जाती हैं। कहानी के अलावा उपन्यास विधा में भी उन्होंने अपनी हैसियत बनाई है। साहित्य के साथ विश्व राजनीति एवं सामाजिक सरोकारों से संदर्भित ज्वलंत समकालीन प्रश्नों पर भी उन्होंने प्रभुत लेखन किया है। प्रस्तुत है कहानी गूंगी गवाही। आज सुबह से हबीब हज्जाम ने हजामत बनाते हुए कई लोगों के गाल काटे थे। खून छलकता देख उसे ग्राहकों ने घूरा था। उसके हाथ आज अपने काबू में नहीं थे। पेड़ के तने पर लगे आईने में उसने अपना चेहरा देखा। आंखें लाल थीं और होंठों पर पपड़ी जमी हुई थी। गीले तौलिए से चेहरा पोंछ उसने उचटती सी नज़र आते जाते रिक्शों पर डाली। कसो बटवा का कुछ पता चला? फेरी वाला अपना बेर का झावा सर से उतार कर वहीं छाया में बैठते हुए बोला। कहाँ भैया, आज 2 दिन हो गए। कल एमएलए साहब के घर गए रहे। उनके कहे से एक पत्रकार ने अखबार में खबर फोटो के साथ छाप दी है, पर कोनो फायदा न भवा। हबीब तहमत समेट कर वहीं बैठ माचिस की तीली से दांत खोदने लगा। उसकी आंखें जमीन पर जाते चींटों की कतार पर टिक गईं। भौजी का जी कैसा है अब? बेर वाला कीड़ा लगी कानी बेरी को छांटते हुए धीमी आवाज़ में बोला। जी का क्या पूछत हो, 4 बिटियन पर तो यही लड़का रहा। हबीब ने सांस खींची और तड़फड़ा कर उठ खड़ा हुआ। अच्छा चलत है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। सड़ी कानी बेरों को फेंक झाबा सर पर रख फेरी वाला खट्टी मीठी बेर की हाँक लगाता घरों के पास गुजरने लगा। पेड़ से गिलहरी उतर सड़ी बेरों को कुतरने लगी। ये देख जाने क्यों हबीब का दिल भर आया। उसकी आंखों के सामने बेटे का चेहरा कौन गया। दिल के फड़फड़ाने से बेकाबू हो उसने उस तरह कंघा समेट बक्सा बंद कर लिया। क्या बात है जो शाम ढले से पहले दुकान बढ़ाए के जात हो? पनवाड़ी ने पीक थूक आश्चर्य से पूछा। मन कैसे लगे काम माँ, आधी जान तो बेटवा में लगी हुई है। मोची ने जूता गांठते हुए जैसे अपने से कहा। घर के लिए सब्जी नहीं ले जाइए हो आज का? कल्लो ने सब्जी पर पानी की छींटे डालते हुए पूछा। फिर दूसरे ही पल पूरी ताकत से चिल्लाई। कारे कारे बैंगन हैं, हरी हरी छीमी। हबीब बिना कुछ कहे सुने अनमने ढंग से बाजार पार कर घर वाली गली की तरफ मुड़ गया। गली में बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। नापदान के पत्थर पर गूंगी चमेली बैठी खेल देख रही थी। हबीब को देखते ही अपनी जगह से उचकी और दौड़कर हबीब के पास पहुंच इशारे इशारे में कुछ कहने लगी। हबीब ने झुंझलाकर जेब में हाथ डाला और एक सिक्का उसकी तरफ उछाल कर बोला, जाके कंपट खरीद ले। 7 साल की गूंगी चमेली ने सिर झुकाकर सिक्का उठा लिया और हबीब के पीछे पीछे चलने लगी। हबीब ने मुड़कर पीछे देखा। गूंगी ने फिर इशारा किया। हबीब ने घुड़कते हुए कहा, देख भाई, हमरा भेजा मत चाट। कुछ कहे सुने का हो तो अपनी महतारी चंपा से कहे खुद आकर बतियाए ले। अब भाग जा यहाँ से, भाग। गूंगी चमेली रुआसी सी भाग खड़ी हुई। हबीब भारी मन से घर में दाखिल हुआ। कज्जो पलंग पर बैठी थी। छुटकी दुल्हन उसके सर में तेल लगा रही थी। मंजरे जेठ को देख उसने माथे पर घूंघट खींच लिया। बड़की भौजी चाय बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी चुन रही थी। बड़ा भाई गौहर गुस्साल पास ही चारपाई पर लेटा बड़े लौंडे से पैर दबा रहा था। हबीब चुपचाप पटरे पर बैठ गया। बड़की फौजी ने कटोरे में भरे लड्डू आगे बढ़ाए और चाय छानते हुए कहा, आज पतंग वाले के लड़के की मुसलमानी रही ना, बड़ी धूमधाम, शहनाई, बाजा गाजा, खाना पीना। लड्डू देखो पाव पाव भर के हैं। अच्छा, हबीब ने सुस्त आवाज़ में कहा। अब उठो, चाय ठंडी हो रही है। बड़की भौजी ने मियाँ की तरफ मुंह फेर कर कहा। बदन टूट रहा है, जैसे बुखार आए को है। इतना कह गौहर गुस्साल जमाई लेता उठ खड़ा हुआ। ई मुर्दार काहे खड़ी है फिर से आए के? चौखट पर खड़ी चमेली को देखकर जाने क्यों हबीब किचकिचा उठा। सुबह से कई चक्कर लगाए चुकी है महारानी, महतारी खाट पकड़े है, अब ये डोलत है यहाँ वहाँ। बड़की भौजी ने कहा और उसकी तरफ बढ़ी। उसे देखकर गूंगी चमेली ने इशारा किया।
उसके चेहरे पर विश्वास जागा। चांद को पूछा था शायद, बड़की भौजी ने अंदाज़ा लगाया। चमेली ने उत्साह से गर्दन हिलाई और फिर इसमें कुछ बताने की कोशिश में हाथ इधर उधर नचाए, फिर मुंह से कुछ आवाज़ें निकाली। तुझे पता है? बड़की भौजी बेचैन हो उठी। चमेली ने हाँ में गर्दन हिलाई। कहाँ है चांद? कज्जो बेकरारी से बोली। चमेली ने बेबसी से चेहरा बना हाथ मटकाया, जैसे कह रही हो अब पता नहीं कहाँ है। उसकी हाँ और ना के भेद में उलझकर कज्जो व्याकुल हो उठी। घर का उत्साह दूध के उफान की तरह बैठ गया। छोटे बड़े भाई बहन मुंह लटकाकर अपना अपना बस्ता खोलने लगे। चल भाग ससुरी, भेजा चाटे के वास्ते आई गई। हबीब ने एकाएक पास पड़ा चिमटा उठाकर कहा। चमेली ने क्रोधित आंखों से सबको देखा। मंजली का रिश्वत में बढ़ाया लड्डू देख उसने हाथ झटका और गुस्से से भर गली में दौड़ गई। सब थके हारे से अपनी जगह वापस आकर बैठ गए। पीपल तले वाले काजी कल रात गुजर गए ना, बड़ी मुश्किल से निपटे हैं। पूरा बदन घाव से बजबजात रहा। कहत रहे कि लेटे लेटे बेड सोरस हो गवा रहा। मिट्टी में बहुत लोग आए रहे, तोरे एमएलए भी रहे। पूछत रहे कि बेटवा का कुछ पता चला। फिर खुदे कहीं का बतावें, अगर सत्ता में होते तो पूरा कस्बा खंगलवाए डालते। एकाएक छाई खामोशी तोड़ते हुए गौहर बोला। हमरे चांद को गहन लग गवा, कहकर कज्जो ने ठंडी सांस भरी। मंजली दुल्हन, दिल छोटा मत करे, तनिक सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाइए, बड़की भौजी बोली। अमरूद के तने से लगी बेटे की तख्ती देख हबीब मुंह ढक फपक उठा। सिल पर मसाला पीसती छुटकी दुल्हन यूं मंजले जेठ को रोता देख धक से रह गई। उसकी आंखें भर आईं। जिस साल वो ब्याह कर आई थी उसी साल चांद पैदा हुआ था। गोरा चिट्टा लड़का देख उसी ने गोद में उठाकर कहा था, भौजी हमरे घर में चांद निकल आवा है। तभी से उसका नाम चांद पड़ गया। थोड़ी देर बाद एकाएक गहरी सुस्ती भरी उदासी घर में छा गई, कुछ थकान की, कुछ दुख की। धीरे धीरे शाम ढलकर रात की स्याही में बदल गई थी। बड़की भौजी ने उठकर आटा सानना शुरू कर दिया था। लड़के वालों को खिलाने पिलाने का समय था। तभी घर की कुंडी खटकी और गौहर ने बैठे बैठे पूछा, को है? साजदा बीबी गुजर गई हैं। कब? 1 घंटा पहले। दादी बीबी तो का संदेशा भेजन है कि घर में कोनो ना ही सिवाय छुटकी बिटिया के। रात भर लहाज के सिरहाने बैठना पड़ी और रहीम से कहकर सब जगह इत्तला कराएगा कहीं न। रहीम तो गवाह है कल्लन मियाँ के घर लड़का का मूड़न माँ। बहरहाल चिंता की बात ना ही, तुम बढ़ो आगे। गौहर गुस्साल अंदर से बोला। और दादी बीबी से कहना हम हाथ का काम निपटाए के पहुँचत हैं। कहती बड़की भौजी बच्चों की रकाबी में चावल निकालने लगी। बड़की भौजी तुम भी खाए लो, आज की गई कल रात तक लौटी हो। छोटी बोली और रकाबी में जेठानी के लिए खाना परोसने लगी, जो हड़बड़ाई सी तवे पर रोटी डालने लगी थी। हटो भौजी, हम रोटी डालत हैं। मंजली कज्जो फूली आंखों के संग आन कर बोली। कपड़ा लत्ता तो भौजी खूब मिली है। छोटी ने उत्सुकता दिखाई। देखो, उठती हुई बड़की भौजी बोली। पैसा भी ज़्यादा दीन, सारी रात लहाज की चौकसी जो करनी है। छोटी बोली। हाँ, हाथ के तो खुले हैं, मगर ये भी समझ लो मुर्दा की हर बढ़िया चीज़ दाब के रख लेते हैं। पहले का ज़माना अलग रहा कि आग बत्ती जोड़ा के नाम पर एक मर्दाना या जनाना कपड़ा, लोटा, कटोरा, जूता, टोपी, रुमाल, जा नमाज, कुरान गरीब के नाम पर निकलता रहा। ऊपर से मुर्दे के इस्तेमाल की सब चीज़ ना इनका मिलत रही। सच पूछो बहनी, ईद बकरीद मुहर्रम माँ नया कपड़ा त्योहार ब्याह से पहले तक बनत रहा, वरना इन्हीं लोगों के उतरन मसाल बड़े मज़ा में कट जात रहा। बड़की झोले में अपना सामान रखती बोली। अच्छा भौजी, सामान तो बहुत हुई है। साजदा बीवी ब्याह के बाद तो कभी ससुराल गई नहीं। छुटकी ने फिर पूछा। देखो जाए तो रहे हैं, कहकर बड़की ने घर पर एक उड़ती सी नज़र डाली, जैसे कह रही हूँ कि इस घर में मुर्दन की चीज़ें ही तो भरी हैं। लिहाफ, कंबल, तकिया, पलंग, कुर्सी, बर्तन, चप्पल, ऊपर से खाना भी हर दूसरे तीसरे हफ्ते मरनी करनी शादी ब्याह का आ ही जात है। पहले मुर्दे के कपड़ा पहनने से डर लगत रहा कि आते जाते कहीं रूह से भेंट मुलाकात हो गई और वो पूछ बैठी कि कहो गौहर की बीवी, हमार कपड़ा पहनकर कहाँ जात हो? तो का जवाब बन पड़ी, मगर अब आदत पड़ गई है। का सोच रही हो? छोटी बोली।
अजीब हाल है बहनी, मरनी करनी तले ऊपर आए रही है, कहती बड़की भौजी झोले को खूंटी पर टांगने लगी। गरम गरम रोटी उतर रही है, देर न करो, कज्जो ने बड़की को ताका। कहाँ की तैयारी है तोहार? तभी पहुंचा रहीम जर्राहा हाथ में नेग में मिले सामान के लाल कपड़े की पोटली बीबी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। सुबह तोरे भैया काजी को सुआरत कराए हैं, अब हम साजदा बीबी की विदाई के वास्ते जाते हैं। मध्यम हंसी मिश्रित स्वर में भौजी ने कहा और खाने पर बैठी। मिठाई माँ बालू शाही है, खोल के सबका बांट दो ना, कहता हुआ रहीम जर्राहा पटरे पर बैठ गया। तोगा खबर देकर बोले ना दादी बीबी, बड़की ने चटनी अरहर की दाल में मिलाते हुए कौड़ तोड़ा। कभी कभी तो जैसे विपदा समान मौत पैदाइश टपकत है साली, नहा धोए के आराम से जइबे, कहकर रहीम ने दसपने से अंगारा उठा, बीड़ी सुलगाई। हाँ, कभी इतना काम कि सुलटे ना और कभी इतना कम कि मरे की दुआ मांगे पड़त है। इतना कह गौहर जोर से हंसा और अपनी तहमत ठीक से कसता हुआ हबीब के करीब बैठ गया, जो सर झुकाए सोच में डूबा था। भाई की पीठ सहलाते हुए बोला, खाना खाए लो, फिर दोनों चलते हैं दरोगा साहब के पास। आखिर क्या बात है जो हमारी सुनवाई नहीं, बच्चे का कहीं पता नहीं। गौहर की बात के साथ ही घर में खामोशी छा गई। कज्जों की आंखें डबडबा आईं। बच्चों से भरे इस घर में इतना कोहराम मचता था कि कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी। छोटा सा घर बसली बाजार लगता था, मगर जब से चांद गायब हुआ है सबको सांप सूंघ गया है। खेलना कूदना तो जैसे सब भूल गए हैं। इस वक्त बहुत कहने पर भी मिठाई किसी भाई बहन ने नहीं खाई और चुपचाप खाना खाकर सब अपने अपने बिस्तर में दुबक गए। अब तीनों भाइयों का बचपन इसी तंग घर में गुजरा था। रसूल नाई, जो इनका बाप था, अक्सर बताता था कि कैसे गोमती में बाढ़ आई और पूरा गांव तबाह हो गया था। रोटी के लाले पड़ गए थे, सर पर छत नहीं और पेट में रोटी नहीं। उस समय दाढ़ी बनाने और बाल मुड़वाने का किसे होश था। मजबूर होकर रसूल तीनों लड़कों और बीवी को लेकर गांव से कस्बे की तरफ निकल आया था। शुरू में क्या नहीं किया दोनों ने पेट पालने के लिए। माँ किसी का मसाला पीसती तो रसूल बोझा ढोता। गर्ज की एक ज़मीन का टुकड़ा रहने को मिल गया और मिट्टी की दीवार उठा छप्पर डाल लिया था। रूखा सूखा खाकर पांचों ज़मीन पर खेस बिछाकर लेट जाते थे। कुछ दिनों बाद तीनों लड़के रसूल का हाथ बटाने लगे थे। छट्टी, चिल्ला, खतना, बिस्मिल्लाह, मूड़न, मालिश, मौत, पैदाइश, सारा काम 10 हाथों ने इस तरह संभाल लिया था कि शहर के दूसरे नाइयों की जान सासत में आ गई थी। बड़ा लड़का मुर्दा नहलाने का काम कर गौहर गुस्साल बन गया। दूसरा दाढ़ी मूछ नाखून काटने में दक्ष हो हबीब हज्जाम कहलाने लगा। तीसरा छोटा बेटा ऑपरेशन सीख खतना करने लगा, सो रहीम जर्राहा कहलाता। मगर काम पड़ने पर सब एक दूसरे का काम जानते थे। यही हाल उनकी पत्नियों का था, सो घर बड़े आराम से चल रहा था। गौहर और हबीब खाना खाकर जब घर से बाहर निकले तो गली सुनसान पड़ गई थी। एक आध कुत्ते भौंक रहे थे और चंपा का पति ताड़ी पी गाता बजाता घर लौट रहा था। दोनों बीड़ी का कश लेते हुए सड़क पर निकल आए और पटरी पर चलने लगे थे। 9 वाला शो छूटा था, सो सड़क पर बड़ी भीड़ थी। दरोगा साहब अभी खाना खा के बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। दोनों को आता देख उन्होंने भद्दी सी गाली दी और पास बैठे नौकर से बोले, उन दोनों मुर्दा शूरों को बाहर बैठाओ। फिर लुंगी संभालते, पान चबाते अंगनाई पार कर सामने चबूतरे पर बिछी कुर्सी पर बैठ गए। सलाम हुजूर, कुछ करें, बचवा बिना बाप आप के जाने कैसे रोटी खात हुई। इधर हमार पूरा घर सोगा वहाँ बैठा है। गौहर ने वहीं उनके पैर के पास उकड़ू बैठते हुए कहा। हबीब उनका पैर दबाने लगा। ये देख दरोगा ने दूसरा पैर गौहर के सामने इस तरह झटका जैसे पर चढ़ी चींटी को झाड़ रहा हो। गौहर को हबीब ने इशारा किया कि दाहिना पैर दबावे। वो बेचारा मुर्दों को साबुन से नहलाने वाला पैर चंपी करना क्या जाने। सो मरे मरे हाथों से वो हवलदार का मोटा भद्दा पैर दबाने लगा। कुछ देर दारोगा जी बैठे कुछ सोचते रहे, फिर बोले, कल मोहल्ले में आकर पूछताछ शुरू करते हैं। कृपा आपकी। हबीब ने अपना सर दरोगा के घुटने पर रख दिया। कितने बजे सरकार पधारी है? गौहर ने हाथ जोड़कर पूछा। आजकल मौसम बदल रहा है या क्या कारण है जो देह बहुत दुखती है। मालिश भी बहुत दिनों से नहीं करवाया है। इतना कह दारोगा ने दोनों की ओर देखा जो मुंह खोले उनका मुंह ताक रहे थे कि क्या कहें।
सुबह सवेरे दोनों आ जाओ, मालिश के बाद सीधे हम तुम्हारे मोहल्ले चलेंगे। इतना कह दरोगा जी बड़ी तेज़ी से उठे और उठ के सीधे अंदर चले गए। दोनों भाई अकबकाए से खड़े रह गए। दूसरे दिन दोपहर तक 2 हवलदार डंडा खटकाते मोहल्ले में पहुंच गए। इधर उधर घरों को ताकते, नाम पूछते, सवाल करते घूम रहे थे। हबीब शरबत चाय का इंतज़ाम पहले से कराए हुए था। गली के 1-2 लोगों ने मधुर समन्वय स्थापित करने की दूरंदेशी से बनारसी पान के बीड़े मंगवा उनका सत्कार भी कर दिया था। कुछ देर बाद 2 छोटे खटोले नीम के पेड़ के नीचे गली के उस पार मैदान की तरफ डाल दिए गए, जिन पर दोनों सिपाही अधलेटी मुद्रा में पसरे सवाल जवाब कर रहे थे। होली वाले दिन से चांद गायब था। उसी रात काशी तेली का लड़का गोपी, सोना भड़भोजन का लौंडा सुखिया और कुरैशी कस्साब का लड़का नवाब भी घर नहीं आए थे। दूसरे दिन तीनों आगे पीछे अपने अपने घरों को लौटे थे। इन तीनों लड़कों से बात करना बाकी था। कुछ देर आराम कर दोनों सिपाही फिर उठे और सोना भड़भोजन की दुकान पर पहुँचे। वो साड़ी का पल्लू मुंह पर डाले सो रही थी। एक सिपाही ने डंडा फटकारा, उठ, तेरा लौंडा कहाँ है? सोना भड़भोजन एकाएक सोते से जागी तो समझी सपने में पुलिस देख रही है, फिर लेट गई। इस बार उसके कूल्हे पर डंडा मारा सिपाही ने। नखरे मत कर महतारी, उठ जा और बता कहाँ है तेरा सपूत। सोना घबरा गई और दूसरे पली छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। मुझ विधवा को सताए के तोका का मिली है सिपाही बाबू। हबीब चाचा का चांद खोए गवाए काकी, वही मारे सिपाही जी पूछत हैं, डरे की कोई बात नहीं है। मोहल्ले के लड़के ने कहा, जिसको सुनकर सोना का रोना बंद हो गया और वो आंचल से जगह साफ कर बोली, बैठो सरकार, अभी गरम गरम भूजा भूनत हैं। भूजा रखो अपने पास, लौंडा आ जाए तो उसे सीधा थाने भेजना, समझी? इतना कहकर सिपाही दूसरी तरफ मुड़ गए। औरतें अपने घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों की ओट से झांक रही थीं। छोटे लड़के लड़कियों की भीड़ इन सिपाहियों के पीछे जुलूस की शक्ल में पीछा करती चल रही थी, जिसमें मोहल्ले के खारिश जदा कुत्ते भी शामिल थे। काशी तेली सिपाहियों को देखकर सहम गया। समझा मिलावट के आरोप में पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। वो ग्राहकों को तेल देने की जगह दुकान बंद कर भागने का मन बनाने लगा। तभी सिपाही ने ललकारा, ओ लाला, तुम्हारा लौंडा कहाँ है? लौंडे का नाम सुनते ही काशी तेली के मन से भय तो काफूर बन उड़ गया और उसकी जगह गुस्से का भभका माँ बहन की गाली के संग मुंह से फूट पड़ा। वो पिल्ला हरामी, कसी पंटवा लंबा लंबा बाल बढ़ाए ठीक मेहरालू रोगन की तरह मटक मटक कर हर एक की बारात के आगे नाचता है। न दुकान माँ और न पढ़े माँ वो का दिल लगत है। वो तो ठीक है, मगर वो है कहाँ? होली की रात कहाँ रहा? सिपाही ने मूछें मरोड़ी। इनसे का पूछा तो होली की रात ये खुद भांग का नशा कर अपने को चूहा समझत रहे, सामने वाले दुकानदार ने कहा और उसी के साथ सब खिलखिलाकर हंसने लगे। उसमें काशी तेली भी धोती की लांग संभाले खिसियाई हंसी हंसने लगा। ठीक है, जब भी आए कह देना दरोगा साहब से मिल ले। दोनों सिपाही ऐठते लचकते डंडा घुमाते बाईं तरफ मुड़े, जहाँ पर छोटी सी लड़की उन्हें ताक रही थी। अपनी तरफ देखता पा वो लड़की बदहवास सी भागी। उसे यूं भागता देख कर कोई बोला, चंपा भंगन की बिटिया चमेली है, गूंगी है बेचारी। कुरैशी की गोश्त की दुकान पर मक्खियों के झुंड पर्दे के बावजूद उड़ रहे थे। उसके भाई भतीजे दुकान पर बैठते थे, इसलिए नवाब का होना या ना होना पता ही नहीं चलता। सो बड़े आराम से कीमा बनाते हुए बोला, जवान बेटा है साहब, यार दोस्तों के साथ बैठा होगा। होली की रात में घर में था? जरूर होगा, इतना बड़ा परिवार है कि एक आध का गायब होना पता कहाँ चलता है। मगर आप बताएं माजरा क्या है? हबीब नाई का लड़का खो गया है ना, उसी की छानबीन करनी है। तब तो आप लड़के की जगह शहर के गुंडे ताजवर और ननकू पहलवान से पूछें, लड़कों को अपहरण करने वालों का ज़रूर कोई सुराग देंगे। इतना कह उसने भतीजे को इशारा किया, जिसने पलक झपकते ही 2 कोक की शीशियाँ लाकर सिपाहियों के हाथ में थमा दी। दोपहर ढलने लगी थी। सिपाही डकार ले खाली शीशी रख चलते चलते नवाब को थाना भेजने की बात कह आगे बढ़ गए। गली की टूटी मुंडेर से गूंगी चमेली झांक रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में भय कौंध रहा था। देखो, अपनी कार्रवाई कर ली है, तीनों लड़कों से पूछते हैं, इधर उधर नाले नापदान में भी ढूंढते हैं, कहकर सिपाही साइकिल पर बैठे चलते बने।
भीड़ छट गई, सनसनाहट खत्म हुई और हबीब, गौहर और रहीम थके से घर लौट आए। हबीब हज्जाम ने आज 2 दिन बाद दुकान खोली थी। कई लोगों का सर मूंद चुका था, मूछें छाट चुका था, मगर उसके दिल को किसी कल करार न था। कोई जैसे उससे कह रहा था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं लौटेगा, ज़रूर कोई से दूसरे शहर उठा ले गया है। वो पूरे 2 दिन तक साइकिल, पैदल, रिक्शे से शहर का चप्पा चप्पा छान चुका था। बच्चों को खेलता देख वो एक एक को घूरता था। बीच बीच में वो चांद चांद कहकर ज़ोर से पुकारता भी था। 2 हफ्ते पहले मिश्रा वकील के घर वो चांद को लेकर गया था। मिश्रा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चांद हबीब का लड़का है। नेकर कमीज में वो बड़ा भला लग रहा था। मोहल्ले टोली में चांद की गोरी गोरी सूरत पर सब फिदा थे। पेड़ पर लगे आईने में उसने अपना चेहरा देखा। काला रंग, चेचक के दाग से भरा चेहरा, जैसे छुपाने के लिए उसने दाढ़ी रख ली थी। छोटी छोटी आँखें। हाँ, उसकी औरत कज्जों का रंग अलबत्ता गेहुआ था। उस पर बड़ी बड़ी कटीली आँखें। सुहाग रात के दिन लालटेन की रोशनी में जब उसने कज्जों का घूंघट उलटकर उसकी ठोड़ी उठाई तो कज्जों ने शर्माते हुए बड़ी अदा से आंखें खोली थी, मगर उस पर नज़र पड़ते ही वो चीख मार कर बेहोश हो गई थी। उधर कुरैशी का लड़का खाना खाकर दुकान पर आ गया था। बाप से पैसे ले वो फिल्म देखने निकल गया था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे टटोला भी तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा, चचा मुझे तो पता नहीं, गोपी और सुखिया होली की रात कहाँ थे। सारे दिन घूम फिरकर जब गोपी रात को घर लौटा तो काशी ने ताव में आकर चमरौधा जूता खींचकर उसे दे मारा। वो हर सवाल और फटकार में बस एक ही बात दोहराता, सुखिया और नवाब के संग मैं नहीं उठता बैठता, मुझे क्या पता चांद कहाँ है, मैं तो सारी रात घर में था, माँ से पूछ लो। उधर सुखिया भी माँ की गाली कोसने से तंग आकर उसे विश्वास दिला रहा था, सच माई तुहार कसम, हम नौकरी ढूंढे गए रहे, भूख प्यास से तंग आ गए रहे तो लौट आए। हम नवाब और गोपी के साथ कैसे उठ बैठ सकते हैं? ऊ ठहरे बड़े लोग और हम चांद को का जाने ऊ कहाँ खो गवा है। बात सच भी थी कि 18-19 वर्ष के तीनों लड़के एक मोहल्ले में रहते जरूर थे, मगर आपस में यारी नहीं थी। हाँ, कभी कभार बातचीत हो जाती थी। मोहल्ले वाले भी आस लगा बैठे कि चांद रास्ता भूल बैठा है, एक रोज़ भटकते भटकते लौट आएगा। हबीब को भी किसी पर शक नहीं था। सबकी सेवा करना, दुख दर्द बांटना ही उनके परिवार का काम था, सो किसी से शत्रुता का सवाल ही नहीं था। चंपा भंगन कई दिनों से कमाने नहीं आई थी। नाली नापदान गंदगी से पट गए थे। चमेली भी उछलती कूदती इधर नहीं दिखी थी। आज 5वें दिन चंपा काम पर आई थी, साथ में चमेली भी थी। एकाएक वो सोना भड़बूजिन के लड़के को देख भय से माँ से चिपकने लगी। काशी तेली के घर तो वो गोपी को देख जोर जोर से रोने लगी, जिसे सुन काशी तेली की पत्नी ने, क्योरी चंपा आज सप्ताह भर बाद आई तो लाउड स्पीकरवा को काहे साथ लाई है। सारे दिन गंदगी समेटते समेटते काम करते करते चंपा थक कर चूर हो गई थी। ऊपर से चमेली को तेज बुखार चढ़ाया था। बसंत ताड़ी खाने गया था। कलवा को भेज चंपा ने पति को बुलवाया ताकि वो बेटी को डॉक्टर को तो दिखा सके। उसे खुद चमेली के विचित्र व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। जाने क्या वो कहना चाहती है, साफ साफ बता भी नहीं पाती है। उस खंडहर की तरफ इशारा भी करती है जिधर नाग देवताओं के घर हैं। दूसरे दिन जब चमेली का बुखार उतरा तो चंपा ने बेटी की बात समझी और सीधी हबीब के घर पहुंची। उस समय घर में केवल बड़की भौजी थी। किवाड़ उड़का हुआ था। चंपा की आवाज़ सुनकर उन्होंने अंदर बुला लिया। चंपा किवाड़ ठेलकर अंदर पहुंच अंगनाई में बैठ गई, जहां पर पलंग खड़ा कर उसके पीछे बड़की भौजी नहा रही थी। इस समय कैसे? बड़की भौजी ने पूछा। भौजी एक बात रही। झिझकते हुए चंपा ने अपने आलता लगे पैरों की उंगलियों में पड़े बिछुए हाथ से घुमाए। कुछ ले का है तो बैठो, आज कई रोज बाद नहाए का सुबीता बना है, देर लगी है। बड़की भौजी ने लोहे की बाल्टी में कटोरा डाल पानी सर पर उड़ेला। बदन मलने से चूड़ी की छन्न 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 की आवाज़ उठ रही थी। ना भौजी ना, बात कुछ और है, कहेत भी डरत है कि कहीं। चंपा अधूरी बात छोड़कर चुप हो गई। बेखटके कहो, 2 औरतन में का शरम। बड़की भौजी की शरारत भरी हंसी सुन चंपा भी मुस्कुराए बिना न रह सकी।
वो चमेली कहत रही कि होली की शाम सुखिया, नवाब, गोपी इधर उधर डोलत रहे। फिर लेमन चुसवा दिखाए के चमेली को अपने पास बुलाइन रहा। भाग्य हमारे भौजी की वही समय हमरे पुकारे पर वो तो घर आए गई, मगर उनके साथ चांद को जाते जरूर देखिस रहा। का कहे तो चंपा? बड़की भौजी एकाएक पलंग के पीछे से साबुन लगा चेहरा निकाल कर पूछ बैठी। सच कहते हैं बड़की भौजी, करमजली कल डरत रही सुखिया से और गोपी को देख के रोवे लगी। घर आत आत बुखार चढ़ाए बैठी। आज जो पूछा तो सब कुछ उगल दीस। हमार खुद जी अच्छा ना रहा, जानती तो हो, वरना पहले ही पता चल जात। अरे वो गूंगी यहाँ भी आई रही चंपा, कुछ कहे की कोशिश करत रही, मगर हम लोगन समझ ना पाए। परेशान हाफती सी आवाज़ में बड़की भौजी बोली और पूरी बाल्टी छपाक से अपने ऊपर उलट ली। बड़की भौजी, हम मैला उठाए वाले ठहरे, हमारी लाज तोहरे हाथ में है। चमेली बच्ची है, गूंगी है, यही के कारण पराई पी भी अपनी लागत है। मगर भौजी, हमार नाम बीच में ना आए पाए, तो हर बेटवे की बात ना होत तो हम मोहल्ले के दूसरे किस्सा कहानी की तरह एको भी चुपचाप पी जाते। इतना कह चंपा दरवाज़ा खोल बाहर निकल गई। का सुन रहे हैं, कलजुग आए गवा है। बड़ी भौजी रुआसी सी कपड़ा पहन, भीगे बाल का जूड़ा बांध, सर पर चादर डाल बाहर निकली और घर में ताला डालकर वो उल्टी सीधे पैर रखती गली पार करने लगी। उनका दिल बल्लियों उछल रहा था। हबीब जाता न देख ले सो वो सड़क पर निकल रिक्शे वाले को रोक कर बोली, बैगन टोला। रिक्शे वाला तेज़ी से पैडल पर पैर मारने लगा। बड़की भौजी सारे रास्ते बड़बड़ाती रही। सब रात तक लौटी हैं, कज्जो अच्छा हुआ अस्पताल गई है वरना। फिर रिक्शे वाले से कहती, मोर भैया, जितनी जल्दी रिक्शा भगाए सकते हो भगाओ, दिल में पंखा चलत है। चलाए तो रहे हैं। घंटी बजाता रास्ता बनाता रिक्शा वाला रिक्शा भगाने लगा। बैगन टोला पहुंचकर बड़की भौजी रिक्शे से उतरकर सीधे कपड़े वाले अंसारी की ड्योढ़ी में घुसी, जहां मिरासिनें गाना गा रही थीं। चंदवा तना हुआ था। रहीम जर्राह 8 साल के दूल्हा बने लड़के को गोद में उठाए चौकी पर बिठा रहा था। दादी दुआ मांग रही थी। माँ सिजदे में गिरी हुई थी। रहीम ने जैसे ही लड़के के खतने की तैयारी की, उसके पैर फैलाए और कपड़ा हटाया तो रोने लगा। तभी चचा हंसकर बोले, वाह मियाँ, बहादुर कहीं रोते हैं? ऊपर देखिए, चिड़िया फुर्र से उड़ी। लड़के का ध्यान चचा की बात पर ऊपर की तरफ गया। उधर रहीम ने काम तमाम कर दिया। लड़का दर्द से बिलखा, खून की धार गिरी और हर तरफ से मुबारक सलामत की आवाज़ के साथ लड्डू बटने शुरू हो गए। इस हंगामे में बड़की भौजी एक किनारे चुपचाप दम साधे खड़ी थी कि कैसे मौका मिले रहीम काम से निपटे, वो अपने साथ उसे ले चलें। मगर रहीम बुरी तरह उलझा था। तंग आकर वो बाहर निकली। तभी रहीम की नज़र उन पर पड़ गई। उसका माथा ठनक गया। बच्चे को पिता की गोद में पहुंचाकर वो भौजी के पास आन खड़ा हुआ। सब खैरियत तो है? नहीं भैया, तुम किनारे चलो जरा तो बताए विपता। हुआ का है? चंपा आई रही, कहत रही चमेली ओका बताइस है कि चांद का ऊ तीनों मुस्टंडे लेकर टीले वाले खंडहर की ओर गए रहे होली की शाम। का कहा तो? वो लोग इनकार करत हैं, कहीं ये सब झूठ ना हो। सच या झूठ जो हो, मगर ये बात न तोरे भैया से कह सकत हैं ना हबीब से, तभी भागे भागे यहाँ आए हैं। अब चलते हैं, बच्चे स्कूल से लौटत हुई हैं, हो सके तो हवलदार साहिब से मिलकर आना। इतना कह बड़की उल्टे पैर बाहर निकल आई। काम निपटाकर जब रहीम जर्राह दरोगा साहब से मिलने थाने गया तो वो नहीं थे। भागता हुआ घर पहुंचा तो पता चला कि वो किसी काम से पास के कस्बे में गए हैं, जहां हिंदू मुसलमानों में तनाव हो गया है। शायद कल सुबह तक आएंगे। वो भारी मन से घर लौटा। बड़की भौजी ने व्याकुल आंखों से देवर को ताका, जैसे पूछा हो क्या हुआ। दारोगा जी रहे नहीं। इतना कह रहीम चुपचाप बैठ गया। हाथ मुंह धोए लोग खाना निकाल रहे हैं। छुटकी दुल्हन बोली और बाल्टी लोटा रखने लगी। रहीम उसी तरह बैठा रहा। रहीम को सारी रात नींद नहीं आई। हर करवट पर मन करता कि भाइयों से सब कुछ बता दे, फिर डरता कि कहीं कच्ची बात से दूसरा फसाद ना उठ जाए। उधर दरोगा जी का भी क्या भरोसा कि किधर लुढ़के हैं। हर रोज़ तीनों से बारी बारी मालिश करवाता है। परसों काशी तेली के घर से झाड़दार असली कड़वा तेल आता देखा था।
कई दिनों से कुरैशी हर रोज़ कभी गुर्दा कपूरा, कभी कीमा कलेजी भेज रहा था। भड़भूजिन का लड़का भी हवलदार के घर पलंगों के अदवाइन कसने, घड़ा भरने और झाड़ू लगाने पहुंचा रहता है। वो घबरा कर उठ बैठा। चांद का चेहरा सामने डोलने लगा। उधर बड़की भौजी भी तड़प रही थीं। गौहर को पता चल गया तो मोहल्ला सर पर उठा लेगा, आपस में सर फुटअव्वल हो जाएगी। पौ फटते ही रहीम जाने किस जज्बे से व्याकुल हो मैदान की तरफ जाने वाले रास्ते पर नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अजीब उथल पुथल में उसकी जान थी, जाए या ना जाए। मिट्टी के टीलों को पार कर वो फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। उस खंडहर की ओर जाते उसे डर लग रहा था। सुना था कि वहाँ भूतों और सांपों का डेरा था। हवा अलग साए साए करके उसे डरा रही थी। सूरज अभी निकला नहीं था, हल्का धुंधलका फैला हुआ था। हिम्मत जमा कर वो गिरे हुए मकबरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने सामने ज़मीन पर कुछ पड़ा देखा। एक अजीब सड़ी सी बदबू फैली हुई थी। उसे चक्कर सा आ गया। दूसरे पल वो संभला और फिर पागलों की तरह चीखता चिल्लाता बस्ती की तरफ भागा। रहीम की चीख पुकार से घबरा कर सारा मोहल्ला घरों से निकलकर गली में जमा हो गया था। फिर भीड़ खंडहर की तरफ उमड़ पड़ी। कज्जो छाती पीटती, नंगे सर नंगे पैर सबसे आगे भाग रही थी। बड़की भाभी उसके पीछे। पीछे और लोग थे कि काब हवा कहते हुए पीछे हो लिए थे। भीड़ और भगदड़ में खंडहर की कमज़ोर बोसीदा दीवारें हिल गईं। कुछ मलबा छत से गिरा, कुछ ईंटें टपकीं तो भीड़ घबरा कर बाहर ठहर गई। अंदर धूप की ताजगी फैली थी। उसमें चांद का चेहरा दमक रहा था। हबीब बिलबिला कर बेटे की नंगी लाश पर गिरा, जिस पर चींटियां कीड़े चल रहे थे। उसे झुककर गौहर ने संभाला। कज्जो बेहोश हो गई थी। रहीम ने चांद को उठाना चाहा, मगर बड़की भौजी और छुटकी ने अपने सर डाली चादर बिछा चांद को उसमें लपेट दिया। उनका तो ये काम था, मगर आज गौहर जैसे मजबूत दिल वाले गुस्साल का भी हाथ काँप रहा था, मानो जिंदगी में पहली बार किसी मुर्दे को छू रहा हो। लोगों की चीख पुकार विलाप से सांप भी डरकर अपनी बाम्बियों में छुप गए थे। चिड़ियाँ सहम कर टहनियों पर दुबक गई थीं। धूल का गुबार उड़ाते कदम बदहवास से पड़ रहे थे। दिमाग में सवाल नाच रहे थे। चांद यहाँ पहुँचा कैसे? उसे सांप ने डस लिया क्या? गली लोगों से ठसाठस भरी थी। सुखिया, गोपी और नवाब के चेहरों का रंग उड़ गया था। उसमें सबसे ज़्यादा उनके माँ बाप का दिल पत्ते की तरह काँप उठा था कि घर देखे पुलिस वाले अब जाने उनकी क्या गत बनाए। नाली साफ करती चंपा ये सब देख झाड़ू टोकरी वहीं मुनीम के द्वार पर छोड़ चमेली का हाथ पकड़ घबराई सी सड़क की तरफ तेजी से भाग रही थी। हबीब के घर कोहराम मचा हुआ था। गौहर ने भतीजे की लाश छोटे से खटोले पर लिटा दी थी। बाकी भाई बहन भयभीत से बड़ों के चेहरों को ताक रहे थे। कज्जो छाती पीटती बैंड कर रही थी। कहाँ चले गए महतारी को छोड़ के चांद बेटवा? अब किसके भरोसे जिएगी कज्जो? काहे को गए रहे उस वीराने में? चांद को दफनाने के इंतज़ाम में गौहर लग गया था। ढेरों अगरबत्ती सुलगाने के बाद भी नाक पर कपड़ा बांधना पड़ रहा था। कफन, कपूर इत्यादि रहीम खरीद लाया था। अब नहलाने के लिए कोरे मटके में पानी भर रहा था। तभी 2 सिपाही खबर मिलने पर आकर खड़े हो गए। उनकी कार्यवाही शुरू हो गई। भीड़ छट गई थी। पूरे बदन पर किसी चोट का निशान या घाव नहीं था, बस पीछे की ओर। गौहर वो सब देखकर बौखला गया। उसने रहीम को देखा और रहीम ने अपनी आंखें फेर लीं। गौहर का चेहरा कई तरह के प्रश्नों में घिर तप रहा था। मुट्ठियाँ भिज रही थीं। बेहोश कज्जों को छोड़ बड़की मियाँ की तरफ लपकी और मौके की नज़ाकत देख बोली, तुम दरोगा जी के पास पहुँचो, तब तक तोरे भैया नहलाए धुलाए का इंतज़ाम करत हैं। वहाँ जाकर क्या करना है? पंचनामा तो बन गया है, एक सिपाही बोला। हर बात पर दरोगा जी नहीं पहुँचते, फिर वो लौटे भी हैं या नहीं? दूसरा बोला। देखे में कोनो हरज नहीं है, कहता रहीम घर से बाहर निकल गया। दरोगा अभी अभी घर लौटा था। लुंगी पहन नाश्ता कर रहा था। घबराए से काशी तेली और कुरैशी कस्साब उसके चबूतरे पर चढ़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्हें इस तरह खड़े देख दरोगा जी को हंसी आ गई। बात बेबात ये लोग पुलिस से डर जाते हैं। ऊपर से आवाज़ भारी कर बोला, कैसे आना हुआ? बस हमारा ख्याल रखना दरोगा जी, हबीब के लड़के की लाश मिल गई है। इन नाई लोगों का कोई ठिकाना नहीं कि किस पर आरोप लगा दें। इनकी पहुंच हर घर में है, हम निर्दोष पकड़े ना जाएं। अच्छा? चिंता में डूबे दरोगा ने घूर कर दोनों को देखा।
ये रखें, कहते दोनों गंदे कपड़ों में लिपटा पैकेट वहाँ रखकर सरपट लौट गए। कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, मन ही मन दारोगा ने कहा और उठते हुए बोले, अगर इन लौंडों का हाथ है तो फिर बच्चू बचकर कहाँ जाएंगे। दारोगा नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकले तो देखा सामने से रहीम आ रहा है। पान का बीड़ा मुंह में दबाकर बैठ गए। दारोगा को मौके की नज़ाकत का अंदाज़ा हो गया था। रहीम को देखकर उन्होंने अनजान बन तेवर पर बल डालकर पूछा, कब से? आज हमारी मालिश का नागा कर दिया। अब तो हम नहा धोकर कपड़ा बदल चुके हैं, कल करवाएंगे। बड़ी विपदा पड़ी है, चांद मिल गवा है मगर। रहीम घुटनों पर झुक गया। मगर क्या, मिल गया है तो फिर कैसी परेशानी? दारोगा अनजान बना रहा। परेशानी एक भारी है कि चांद जिंदा नहीं है। ओह, दारोगा बोले, आप सरकार हैं, इन तीनों लड़कन से चलकर पूछें, कल हम आए रहे मगर आप थे नहीं। हमका पता चला है कि वही बहलाए फुसलाए के ओका उधर खंडहरवा में ले गए रहे। रहीम दारोगा जी के पैर पकड़ बुरी तरह फपक पड़ा। सबूत क्या है तेरे पास नाई के बच्चे? दारोगा एकाएक तेवरी पर बल डालकर बोले, हम खुद ओका बदन देखा है साहिब, बचवा के संग। कहता कहता रहीम तैश में आ गया। मगर देखा किसने? कोई चश्मदीद गवाह है? झुंझला पड़े दारोगा, मगर स्वर इस बार नरम था। चंपा बंगन की लौंडिया चमेली सरकार, पहले ओका ले जात रहे मगर चंपा के आए से बात न बनी तो चांद को ले गए रहे। रहीम की आवाज़ ऊपर नीचे हो रही थी। यह सब चमेली बोली? कितनी बड़ी है? दारोगा ने हिकारत से देखा। 5-7 बरस की हुई है मगर गूंगी है। इशारे में अपनी मातारी चंपा से सब बताइस रहा। वही के कहने पर हम खंडहर गए रहे, वरना तो। वो तो सब ठीक है मगर। दारोगा का स्वर सुस्त था। सारी उम्र हमारा परिवार आपकी सेवा करी है, बस रहम की दरख्वास्त है आपसे हुजूर। रहीम दारोगा के पैरों पर सर रखने लगा। देख रहीम वाह, नाटक मत कर, बात कानून की है, कानून सबूत मांगता है। किसी को किसी के साथ खड़े या कहीं आते जाते देख अपराध नहीं साबित हो सकता है। दारोगा ने कुछ झुंझला कर कहा, मगर उन तीनों को उनके करे की सज़ा तो मिली का चाहिए ना। रहीम जैसे हट करने लगा। वही 3 लड़के क्यों, कोई और भी तो ये काम कर सकता है। जी सरकार, चकरा गया रहीम। मैं ठीक कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। शंका के बिना पर हम पुलिस वाले पकड़ धकड़ जोर जबरदस्ती कर सकते हैं मगर सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं। दारोगा के स्वर में नरमी आ गई थी। मगर सरकार, शंका कहाँ? यहाँ तो चंपा की बिटिया उन तीनों के साथ चांद को खंडहर की ओर जात देखे से, यही बिना पर आप कुछ करो ना। रहीम जर्राह ने आदत के अनुसार चीरफाड़ शुरू की। मानते हैं तेरी बात, मगर बिटिया गूंगी है, इशारे से क्या बोलेगी? कौन गूंगी गवाही को समझेगा? फिर उसने मौकाए वारदात पर उन्हें मुंह काला करते तो देखा नहीं। दारोगा ने इतना कहकर रहीम के कंधे पर हाथ रखा। अब क्या कहें सरकार, बड़ी आशा लेकर आए रहे। रहीम टूट गया। हम मदद करना चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं। बेबात दुश्मनी हो गई तो फिर रोज़ दंगा फसाद होगा, तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। उसे कौन बाद में संभालेगा? हमारी मजबूरी समझ, कच्ची हंडिया में खाना नहीं पकता लूलो के पट्टे। दारोगा ने अपने मन में चल रहे द्वंद्व को दबा फटकारती आवाज़ में कहा। तो फिर हम क्या करें? रहीम जर्राह ने जैसे अपने चेहरे पर चाटा मारा हो। कफन दफन का इंतज़ाम कर। इतना कह दारोगा जी डंडा घुमाते घर से बाहर निकले और गुजरते रिक्शे को हाथ दिखा उस पर बैठ गए। शहर में अमन रहे, मोहल्ले में शांति बनी रहे, इसके लिए उन्हें जल्दी से हवलदारों को मुस्तैद करना होगा। रहीम जर्राह अकबकाया सा उन्हें जाता देखता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सारे बदन को किसी ने चाकू से गोद दिया हो। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई मर्मस्पर्शी कहानी गूंगी गवाही। उम्मीद है कहानी ने आपके हृदय को भी ज़रूर छुआ होगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। शुक्रिया।